प्रोफेसर संगीत रागी, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, बीजेपी का पूरा समर्थन था। उस वक्त सदन में जब भी इस पर चर्चा होती थी तो सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक ये कहते थे कि अन्ना के आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। और आज अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से कम बातचीत करनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है कि सरकार का रवैया ठीक रहा जिस तरीके से ये आज हुआ है कि उन्हें सीधे अस्पताल भर्ती कराया गया है? साहिल, मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि ये दमन की नीति है, हिंसक है और भारतीय जनता पार्टी दमन के आधार पर काम करे। तो अगस्त में जंतर मंतर के लिए ही अन्ना हजारे चले थे। अगस्त 2011 की बात है। उनको जंतर मंतर पहुंचने से पहले पकड़ करके और तिहाड़ जेल में भेज दिया था कांग्रेस पार्टी ने। वो हिंसक आंदोलन करने आ रहे थे जंतर मंतर पे। बाबा रामदेव का आंदोलन, क्या वो हिंसक आंदोलन था जिसको उठा करके एकाएक भाग पकड़ने के लिए सारी पुलिस जो है वहाँ पर लगा दी गई थी? और किस प्रकार से हुआ था कि बाबा रामदेव के साथ अपमानित किया गया था उनको, ये बताने की ज़रूरत है। वो क्या हिंसक आंदोलन था? तो कांग्रेस पार्टी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी दोमुही बात कर रही है। अच्छी बात है कि शिक्षा को लेकर के राहुल गांधी के मन में बड़ी चिंता है। 25 दिन से तो विदेश की यात्रा पर थे और पहली बार है, ये हमेशा होता रहता है। नहीं, मैं उस पर भी बोल रहा हूँ, अन्ना को लेकर के भी बोलूँगा। 25 दिन से कोई विपक्ष का नेता विदेश में जाए जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, जिसकी सिक्योरिटी, जिसके कोई पता नहीं हो कि किस अंधेरे के गर्त में वह बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, अति गोपनीय ऐसी कौन सी चीज है जगह पर है जहाँ पर उसका पार्टी का अध्यक्ष नहीं जानता हो, पार्टी के नेता नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानता हो। ठीक है, हम जरा आंदोलन पर बात करेंगे। 25 दिन आप प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स का आंदोलन वहां पर चल रहा है। संगीत रागी जी मुद्दे पर आएंगे अभी। चलिए, राहुल गांधी के पर आप जो बोलना है वो बोल लीजिएगा। आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर है नहीं। तीसरी बात, अन्ना हजारे का कहना है कि कम से कम बातचीत करनी चाहिए थी और हमारे सवालों में भी यही बात है कि क्या बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्हें वहां से उठाया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्या आपको लगता है कि यह सही तरीके से हुआ है? देखिए, 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने में सरकार के तरफ से कहा गया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई उनके तबीयत खराब हो रही है। तो सरकार के वकील ने कहा था कि उनको मॉनिटरिंग चल रही है। और इत्तेफाक देखिए, कल मैंने कहा था, मेरे मन में अंतरात्मा में आई थी कि आज सुबह सोनम वांगचुक को उठा लिया जाएगा। और ये स्वाभाविक भी था। ये कल जाकर के ये आंदोलनकारी, यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो उस पर भी ये गिद्ध राजनीति करते। हमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर बैठे हुए लोग कौन लोग हैं, किस वैचारिक ग्रुप के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। वो कोई तटस्थ विद्यार्थी हैं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। कौन लोग उनके साथ आकर के खड़े हैं ये भी सबको समझ में आती है बात। तो उनको तो आपकी भूमिका अन्ना हजारे को लेकर भी वही थी क्या? तबीयत खराब होती तो उनको राजनीति करने में ज्यादा आसानी होती। अन्ना हजारे 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे की उम्र देखिए, अन्ना हजारे की उम्र देखिए, वो भी 13 दिन तक अनशन पर बैठे हुए थे। तब भी यही सवाल उठाए गए थे, तब भी यही मुद्दे उठाए गए थे। क्या तब भी आपको लगता है कि गिद्ध राजनीति चल रही थी कि लोग को इंतजार कर रहे थे? क्योंकि सुषमा स्वराज से लेकर अरुण जेटली तक पार्लियामेंट के भीतर आकर कह रहे थे कि हमारा पूरा समर्थन है अन्ना हजारे के आंदोलन को। साहिल, अभी आपके पैनल में बैठे हुए लोग हैं, एक बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ क्या किया? सारे ने अन्ना आंदोलन के साथ व्यभिचार किया। वो सब के सब राजनीति में अपने अपने कद बड़े करने के लिए काम करने चले गए। एक भ्रष्ट बेईमान मुख्यमंत्री हुआ जो जेल से चलाने जा रहे हैं। लोकपाल जोड़ के देखा जा रहा है कभी तक। और कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई हुई, संगीत रागी कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हालांकि हाईकोर्ट का आदेश मेरे पास है, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि रेगुलरली मॉनिटर्ड डेली बेसिस पे होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर्स, वॉट एवर मेडिकल इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड टू चेक हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन शैल ऑल्सो बी टेकन। यह आदेश हम यहां पर चला रहे हैं। उन्हें वहां से उठाकर अस्पताल में भर्ती करो, इस तरीके का कोई भी आदेश इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जनहित याचिका में नहीं दिया गया। प्रियंका कक्कड़, आप जवाब दीजिए।
साहिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इनफैक्ट एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कल या परसों की बात है, चिट्ठी को रिलीज करके कहा था कि ये बहुत एरोगेंट रवैया है गवर्नमेंट का और जाकर बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का लोकतंत्र चाहती है भाजपा, कि सिर्फ मन की बात होगी, जन की ना बात होगी, ना जन से बात होगी। आप अगर पेपर लीक पर, आप परीक्षा पे इतनी चर्चा करते हैं, पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि आज आपके शो पे आज एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बिल्कुल उनमें बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है इस बात की कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी। थोड़ा सा उनके पेरेंट्स के बारे सोचिए सर, कि वो किस तरह क्या सोच रहे होंगे, कि क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे क्या करके गए साहिल जी? अगर आप थोड़ा सा हल्का सा 1 महीना पहले चलेंगे तो आपको बता रहे थे कि ऑस्टेरिटी मेजर्स प्लीज प्रमोट कीजिए, अपने खाने में तेल कम डालिए, अपनी गाड़ी में इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल डाल दीजिए और कुछ हर जगह बचत कीजिए। और खुद वो विदेश चले गए, विदेश से वापस आते हैं इंडिया थोड़े टाइम के लिए और जाके पंजाब में वो प्रचार कर रहे हैं। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या हमारे देश के युवा, हमारे देश के स्टूडेंट्स, हमारे देश में जो बच्चे मर रहे हैं आपके खराब सिस्टम की वजह से, क्या वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते कि आप जाके सोनम वांगचुक जी से मिल लेते? और अगर आपको लगता है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो सर, और आपको लगता है कि इससे आपको वोट मिलेगा, तो आप जाइए, आप सोनम वांगचुक जी से बात कर लीजिए, आप ले लीजिए वोट। क्या मांग रहे हैं आप? हर बात को ऐसा मुद्दा बना देते हैं। डायलॉग इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है आपके सेशन में? इतनी प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको, आपका क्योंकि शो बहुत पॉपुलर है साहिल जी, मैं आपके शो के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, इस देश के हर एक इंसान को ये कहूंगी कि हमें सोनम वांगचुक जी की इस फाइट में साथ देना है, पीसफुली साथ देना है। कोई प्रोटेस्ट, कोई इलेजिटिमेट काम नहीं करना, जवाब दीजिए। पीसफुली उनकी भूख हड़ताल में साथ देना है और मंडे को डेफिनेटली पार्लियामेंट चल के जाना है उनके साथ। और आपके शो के माध्यम से ये भी बता दूं कि सोनम वांगचुक जी ने आईवी लगवाने से भी मना कर दिया। वो हॉस्पिटल के अंदर भी अपनी भूख हड़ताल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए। साहिल, 2 बातें उन्होंने उठाया। एक तो कि शिक्षा व्यवस्था पे, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मैं बहुत बात साफ पहले भी बहुत कह चुका हूं। शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है जो सारे प्रदेशों में काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाकर के अपना केंद्र पंजाब में ही चुनते हैं। और क्यों चुनते हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ घपले और करप्शन है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर चुनते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो रिमोट एरियाज में दूसरी जगह चुनते हैं। तो ये माफियाओं का क्या, जब गहलोत की सरकार थी तो राजस्थान में नहीं हुआ था? क्या अखिलेश यादव की सरकार थी तब नहीं हुआ था? क्या जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो घपले नहीं हुए थे? सभी राज्यों में हुआ। सोनम वांगचुक जिस मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे, बिल्कुल नहीं कर रहा, मांग गलत थी, इसके लिए सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी, यही कहना है आपका? दो चीजें मैं बार बार ये करता हूं। एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम होता है पॉलिसी डिसीजन करना, और जो ऑपरेशनलाइज करने का काम होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है। मैं मानता हूं कि चाहे वो सीबीएसई का चेयरमैन हो, चाहे वो नेफ्ट का चेयरमैन हो, इन सबकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो सेंटर अलॉट कर रहे हो तो ये सुनिश्चित करे कि इन माफियाओं के से उसको मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आप घुमा फिरा कर क्यों आ रहे हैं? मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन हो रहा था वो एक मांग को लेकर हो रहा था। एक मिनट संगीत रागी जी, नहीं प्लीज, एक मिनट, एक स्पेसिफिक सवाल है। जो अनशन चल रहा था वो एक स्पेसिफिक मांग को लेकर चल रहा था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। क्या आपको लगता है कि यही कारण है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आशुतोष के पास जाना है। मुझे लगता है कि यह मांग ही अपने आप में राजनीतिक मांग थी। यदि उनका जेन्युइन एजुकेशन से संबंधित यदि कोई कंसर्न होता तो वो शिक्षा व्यवस्था, यही बात आशुतोष, इसमें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते, हर आंदोलन के पीछे
ये शुद्ध कहीं ना और शुद्ध कहीं राजनीतिक एक शुद्ध मांग और को लेकर ही शुद्ध उसे देखा जाता है। आपको गंदी याद होगा कि जब राजनीतिक अन्ना प्रोटेस्ट हो रहा था मानसिकता को लेकर के यहाँ तब पर भी बैठे हुए थे। उस वक्त भी कांग्रेस सरकार के तरफ से स्टेटेड लाइन ये कही गई थी कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है, पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश चल रही है, इसके लिए हम अन्ना हजारे का आंदोलन सही नहीं मानते। ये सरकार की तरफ से भूमिका रखी गई थी। इस आंदोलन में भी करीब करीब यही भूमिका रखी जा रही है। हालांकि अन्ना हजारे अब कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से बातचीत होनी चाहिए थी। देखिए साहिल, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी डिबेट में क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर वो आपकी टीवी डिबेट में आते और आप उनसे सवाल पूछते और अगर एक रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल जवाबदेह सरकार होती या पार्टी होती तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ता। क्योंकि वो अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं, इसलिए वो आपकी कांग्रेस डिबेट पार्टी में क्यों हिस्सा नहीं नहीं ले रहे हैं, हिस्सा नहीं ले रहे हैं। असल कारण ये है, अन्यथा उनको कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं डिबेट में आई? शामिल होने में क्या, आप आके बोल दीजिए कि भाई सोनम वांगचुक राजनीति कर रहे हैं, आप बोलिए ना आके, क्यों नहीं बोलते? तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं। अब संगीत रागी जी, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज, आप बहुत समझदार आदमी हैं, मुझे बोलने दीजिए उसको। आपको अगर मेरी बात मैंने बुरी लगे बस एक लाइन बोला कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई। हाँ हाँ, तो अब ये जो है कि अगर एक जवाबदेह पार्टी होती, सरकार अगर जवाबदेह होती तो वो आपके सवालों के जवाब देती और स्पष्ट तौर पर आकर कहती कि सोनम वांगचुक और ये पूरा का पूरा कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है और हम इसलिए हम इनकी मांगों को नहीं मान रहे। तो ये असल सवाल। दूसरी बात क्या है कि बार बार कांग्रेस से तुलना की जाती। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जंतर मंतर में जब पहली बार अन्ना हजारे बैठे थे तो 3 दिन के अंदर, तीसरी दिन की रात में सरकार से संपर्क हो गया, सरकार ने बातचीत शुरू कर दी, 5वें दिन उनकी डिमांड को मान लिया और उसके बाद बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ कि लोकपाल कमेटी बनी जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और सरकार के भी लोग थे। रामलीला मैदान के बाद पार्लियामेंट बाकायदा बैठी, उसने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया। यहां 19 दिन से आदमी बैठे हुए हैं। वो बोलिए साहिब। हाँ, मैं छोटा, आपने जिक्र किया है कि 3 दिन के भीतर कमेटी बनी और उसके बाद वो अन्ना आंदोलन में बात कर रहे थे, रामलीला मैदान पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो लोग थे उनके साथ बातचीत शुरू हो गई थी। लेकिन उनकी मांग स्पेसिफिकली पार्लियामेंट को लेकर थी कि उनको एक बिल बनाना था, उनको एक कानून चाहिए था, उनको एक लोकपाल का कानून बनाकर उस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना था। यहां पर ये जो मांग लेकर बैठे हुए हैं वो किसी के इस्तीफे की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। अब ऐसे में सरकार किस तरीके से उनसे बात करे, इस पर क्या भूमिका है? कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि ऐसी मांग कर रहे हैं कि इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उस तरीके की मांग कर रहे हैं। क्या बातचीत करें इनके साथ? साहिल, अभी रामदेव का जिक्र किया गया कि रामदेव को तो उठा लिया गया वहां से। शायद संगीत जी को पता नहीं होगा कि रामदेव जब अनशन करने के लिए आए थे तो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए सरकार की तरफ से प्रणब मुखर्जी जैसे सीनियर मिनिस्टर को भेजा गया था। यह एक लोकतांत्रिक सरकार का लोकतांत्रिक इंपल्स है। यहां 19 दिन से एक आदमी बैठा हुआ, उनकी तबीयत खराब हो रही, क्या सरकार की तरफ से एक भी बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, उनकी मांगों को समझने की कोशिश की गई? भाई, आप उनकी मांगों को ना मानिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन क्या एक संवेदनशील सरकार, एक डेमोक्रेटिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, जवाबदेह सरकार, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल सरकार जो जनता के प्रति है, क्या वो किसी अनशनकारी से यह भी नहीं पूछने की कोशिश करेगी कि अरे भाई आप क्यों बैठे हुए हैं, आपकी ये मांग है, ठीक है हम आपकी मांग से सहमत नहीं है, लेकिन एक सहृदयता का, एक कॉर्डियलिटी का एक रिश्ता तो होता है ना। यहां तो सरकार ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली वही प्लेबुक है, घुमा फिरा कर मुद्दा यहीं पर आता है जो आशुतोष भी उठा रहे हैं। ये वही प्लेबुक है जो किसानों को 1.25 साल तक धरने पे बैठे रहना पड़ा। 1.25 साल तक 700 किसानों की मौत हुई थी। आप सोचिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर जवाबदेह सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार होती तो सोनम वांगचुक से पहले दिन संपर्क करती, दूसरे दिन संपर्क करती और कहती कि हम आपकी मांगों को नहीं मानते। 18 दिन रुकना नहीं पड़ता, 20 दिन तक रुकना नहीं पड़ता। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके सोनम वांगचुक को इस तरीके से अस्पताल में भर्ती कराना नहीं पड़ता। अगर 20 दिन पहले या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले सरकार की तरफ से कोई उनको अप्रोच करता। रोहित सिंह, एक मिनट, संगीत रागी जी, मैं आता हूं आपके पास, बाकी लोगों से भी एक बार पूछ लेते हैं। एक मिनट, संगीत रागी जी, आता हूं आपके पास। रोहित सिंह बोलेंगे। रोहित सिंह, देखिए, देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक संवेदनशील राजनेता हैं। विपक्ष में बैठे साथियों को
पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान के माध्यम से यह अधिकार है कि जनहित के विषय में जब उनको लगेगा विरोध करना तो वो विरोध कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के मित्र अगर आज सत्ता में होते तो शायद इस प्रकार का जन आंदोलन वो पांव से कुचल देते। रामदेव जी के साथ क्या हुआ ये पूरे देश को मालूम है, किस प्रकार से उनको कपड़ा बदलकर भागने के लिए बाध्य कर दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और उनके साथ किस प्रकार का एक्सटॉर्शन हुआ था। देखिए, ऑनरेबल हाईकोर्ट का इंस्ट्रक्शन आया है कि इमीडिएट अविलंब चिकित्सकों के परामर्श में रखते हुए सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रखना होगा। उनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश की सरकार ने हाईकोर्ट के इंस्ट्रक्शंस का आदर करते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। अब आइए आप मुद्दों के ऊपर। रोहित सिंह जी, आप राहुल गांधी जी के ट्वीट मैं मुद्दों पर आता हूं। एक मिनट, आपने हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया है। एक सेकंड रोहित सिंह, पहले एक मुद्दा निपटा लेते हैं। एक मुद्दा आपका निपटा लेते हैं। आप ही को सवाल पूछ रहा हूं मैं। आपने एक मुद्दा उपस्थित किया हाईकोर्ट के ऑर्डर का। देखिए क्या एक्शन किस तरीके से हुआ है। देखिए वो जरा तस्वीरें चलाइए जंतर मंतर की, जहां से सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया। 11 बजे रात को एक दिन पहले दिल्ली पुलिस का ऑर्डर आता है, पूरी फोर्स को इकट्ठा किया जाता है ये कहते हुए कि हम मॉक ड्रिल करना चाहते हैं, इसीलिए सबको बुलाया जाता है। शनिवार तड़के 3 बजे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने जाने के करीब 4 घंटे पहले सारे पुलिस के जवानों को इकट्ठा कर लिया जाता है कि सिक्योरिटी ड्रिल की जाएगी। सुबह 6:30 बजे जब वहां से कुछ छात्र बाहर निकल आते हैं, उसके बाद तुरंत वहां पर एक सफेद कपड़ा लगाया जाता है पूरे मंच पर जहां पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे, और पीछे से उन्हें उठाकर एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश में यह सब तो नहीं कहा गया है कहीं भी। हाईकोर्ट ने मॉनिटरिंग की बात कही थी, और इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह दमन की क्या जरूरत थी। साहिल जी, अब मैं नहीं बातचीत की गई, ये सवाल यहां पर उठता है। अब आइए उत्तर दूं जी, मैं उत्तर दूं। देखिए, आज विपक्ष में वह राजनीतिक दल बैठा है जिसने सिखों का सरेआम देश की राजधानी में कत्लेआम कराया था। सरकार इस बात को बहुत संजीदगी से समझ रही है कि सोनम वांगचुक जी की आड़ में विपक्ष इस देश में कोई गृह युद्ध न करा दे। अगर सोनम वांगचुक जी को सेफली वहां से नहीं निकाला जाता और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे उन्माद फैलाने वाले प्रतीक राजनीतिक दल सोनम वांगचुक जी को टारगेट करके कोई हमला कर देते तो सरकार क्या जवाब देती देश की जनता को? सोनम वांगचुक जी का शरीर, सोनम वांगचुक जी का प्राण और सोनम वांगचुक जी का समाज में प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सरकार ने उनको बहुत सुरक्षित तरीके से अनुराग भदौरिया, जिस प्रकार से यानी ये आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश हो रही है कि विपक्ष के नेता वहां पर दिखाई दिए, जिसमें प्रकाश अंबेडकर, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, अरविंद सावंत, चंद्रशेखर आजाद, अतिशी, कुलदीप कुमार, शैली ओबेरॉय, के शैलजा, जॉन ब्रिटास, वृंदा करात, टीएम थॉमस, ये सारे लोग वहां पर गए, और इसी के वजह से गृह युद्ध की कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था, और इसी की वजह से कार्रवाई करनी पड़ी। अनुराग भदौरिया, ये सीधा विपक्ष पर आरोप है। देखिए साहिल जी, रोहित सिंह दोबारा आपके पास आऊंगा। क्या बोल रहे भदौरिया सुन लीजिए, उसका जवाब देने के लिए आपके पास आऊंगा मैं। अनुराग जी, देखिए साहिल जी, जिस गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और जिस तरह से सत्यवादी तरीके से जब वहां पे शिक्षा के जिस तरह का आपने देखा पर्चा लीक को लेके वहां अनशन चल रहा था, लोग अपनी बात कह रहे थे, छात्र लोग वहां पे थे, और आपने एक अनशन को नहीं आपने तोड़ा है जबरदस्ती पुलिस का रवैया से। आपको लगता है कि आप सोनम वांगचुक को लेके चले गए तो क्या अनशन खत्म हो गया? हर भारतीय के दिल में अनशन चल रहा है, क्योंकि आपने लोकतंत्र का अपमान किया है, लोकतंत्र का गला घोंटा है। जिस तरह से आपने वहां पे पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया, क्या वो पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे? क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है? कितने दिनों से वहां पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक जी, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल जाके उनसे मिल नहीं सकता था? क्या उनसे बात नहीं कर सकता था? सब आधे किलोमीटर की दूर पे तो रहते हैं, सब जितने भी बड़े मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं केंद्र सरकार के, सब तो उसी जगह अगल बगल में रहते हैं। 2 कदम जाके अगर उनसे बात कर लेते, समस्या का समाधान, उनकी समस्या पूछ लेते, समस्या का समाधान निकाल लेते, तो इस नौबत क्यों आती है? तानाशाही क्यों अपनाना चाहती है? ये सफेद कपड़ा लाके आप चाहते हो सफेद कपड़ा को ढक के देश की आजादी, बोलने की आजादी और विचारों पे आप कफन डाल देंगे? ऐसा तो नहीं हो पाएगा।
ये देश लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से चलेगा, गांधीवादी तरीके से चलेगा। और गांधीवादी तरीके से सोनम वांगचुक वहां पे उपवास कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि किस तरह से पर्चा लीक हुआ है, किस तरह से लोगों का यहां पे बच्चों की मौतें हुई हैं। हर घर में जिस घर का बच्चा जाता है तकलीफ उससे पूछिए ना। आप किससे तकलीफ पूछ रहे हैं? एक प्रोफेसर से, जिसको यही नहीं पता है प्रोफेसर क्या होता है, उसे यही नहीं पता है कि बच्चों की मौत का दर्द क्या होता है। वो दर्द ही नहीं समझ पा रहे, राजनीति खोज रहे हैं उसके अंदर में कि कांग्रेस के समय ऐसा हुआ था, कांग्रेस के समय ऐसा हुआ तो आज भी वैसा ही होगा। कांग्रेस के समय वैसा हुआ था तो कांग्रेस सरकार इस देश की जनता ने और जैन जी ने, युवाओं ने हटा के फेंक दी थी। और आपकी सरकार में ऐसा हुआ है तो आपकी सरकार को भी इसी तरह से हटा के फेंक दी। रोहित सिंह, सवाल इसीलिए विपक्ष वहां पर गया था। विपक्ष का कहना है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो जाना उनका काम है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन को सपोर्ट किया था, उसी के तर्ज पर आज विपक्ष के लोग वहां पर गए थे, उसमें क्या गलत है? विपक्ष का सवाल। रोहित सिंह, अरे सुनिए बात, साहिल जी मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, मुझे भी थोड़ा ज्यादा दीजिए, ऐसे नहीं मैं बोलूं साहिल जी? विपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो कैसे? जी बोलिए बोलिए। साहिल जी मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। वापस एक बार भदौरिया जी के पास चलेंगे, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। देखिए ऑपोजिशन के लोग, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। नहीं जवाब नहीं, विपक्ष के राजनेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष के राजनेताओं से, नहीं मैं विपक्ष के राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी कहां हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहां हैं? राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कहां हैं? ये सभी लोग यूरोप घूम रहे हैं और सोनम वांगचुक को देश की धरती पर अकेला छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आज देश की जनता अभिनंदन करती है, धन्यवाद देती है। गांधी के समर्थक मोदी जी का अभिवादन करते हैं कि सोनम वांगचुक के जान को बचाने के लिए मोदी जी ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। कहां है अखिलेश यादव? खाली ट्वीट करेंगे और यूरोप घूमेंगे। कहां है तेजस्वी यादव? यूरोप घूमेंगे। और कहां है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी? यूरोप घूमेंगे। ये विदेश घूमने वाले लोग सोनम वांगचुक की आड़ में देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लोगों को प्रियंका कक्कड़ इसका जवाब देंगी, लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बयान आया हुआ है। रामविलास पासवान जो आंदोलन की आग से यहां पर राजनीति में आए थे, चिराग पासवान आज कह रहे हैं, चिराग पासवान का बयान देख लीजिएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस तरह अनशन करने से चीजें नहीं बदलती। उन्होंने कहा है कि ऐसी अराजक परिस्थिति बनाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, उनका यह बयान है कि क्या इस तरह से अनशन करने से चीजें बदल जाएंगी? ये अनशन करने से, इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया। क्या है पार्टी का एजेंडा? क्या है पार्टी की सोच? क्या है पार्टी का विजन? आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जनता के सामने रखिए, दिखाइए, सरकार को बोलिए कि देखिए ये 5 चीजें हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव हो। इन चीजों को आप बदलेंगे, सिस्टम पारदर्शी होगा। एनटीए में हम लोग ये बदलाव चाहते हैं ताकि अगली बार पेपर लीक के ऐसे मामले नहीं सामने आए। आप सुझाव दीजिए, बट ऐसे अराजक परिस्थिति को उत्पन्न करना ये कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार नहीं है। सूर्या मैथिल कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि अनशन करने से अराजक फैल जाएगा। धन्यवाद साहिल जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, मैंने पूरी डिबेट को सुना और इस डिबेट को सुनकर मुझे ये लगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ लोग हैं वो महिमा मंडन कर रहे हैं। लेकिन असलियत में हमें इस बात पे चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का मंच सजा, उस मंच को सजाने के पीछे किसने फंडिंग की? और दूसरा, लद्दाख के कांग्रेस के पूर्व एमएलए और जे&के सरकार में पूर्व मंत्री सोनम वांग्याल के बेटे सोनम वांगचुक आखिर किस कारण से आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं? केवल और केवल यदि पेपर लीक का ही मामला था और पेपर लीक का ही विषय था तो उनको इस बात का भी चर्चा करनी चाहिए थी। इस बात का धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का करना चाहिए था कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो इसी 10 साल के कार्यकाल में हो गया। 2025 में 2 लगातार पेपर लीक के मामलों में कठोर सजा हुई, जुर्माना हुआ। यह एक ऐसा कदम था जिससे कि पेपर लीक के मामलों में कमी आएगी। सूर्या मैथिल, कितने लोगों को सजा हुई है पेपर लीक के मामले में?
कितने लोगों को सजा मैं हुई है? बता देता हूं आपको, सुन 2014 लीजिए। से जरा आंकड़े बता दीजिएगा, कितने लोगों को सजा हुई है? साहिल भाई, थोड़ा सा समय आप मुझे देंगे तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। मैं लोगों को पूछ रहा, आपने इसीलिए तो समय आपसे दिया है, पूछ रहा थोड़ा सा हूं, कितने लोगों जी। को सजा हुई है? देखिए हाँ। देखिए पीएमटी 2011 का एक मामला था जो कि मध्य प्रदेश के अंदर प्री मेडिकल टेस्ट था, उसमें 12 लोगों को सजा हुई है 8-8 साल की। उसके अलावा जो रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाला था उसमें सजा हुई है 10 लोगों को। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं 2025 के अंदर, और ये तब हुआ जब 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक के मामले कितने हुए हैं पिछले 5 साल में? पिछले साल शिक्षा मंत्री ने क्या वादा किया था कि अब इसके आगे पेपर लीक नहीं होगा? उसके बाद उसके साहिल भाई ये बताइए ना, साहिल भाई ये बताइए ना, शिक्षा मंत्री के घोटाले आप मांग रहे हैं इस्तीफा, उससे पहले क्या 60 साल तक जो लोग आज मंच पे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी सरकारें रही, उन्होंने क्या पेपर लीक के मामलों पे कोई कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया? कोई ऐसा कानून बनाने की सोची जिससे कि पेपर लीक के मामले रुके? लेकिन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज के ऊपर पूरा फोकस किया। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए की सजा है। इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए थी अगर ये नॉन पॉलिटिकल आंदोलन था। और तो अभी आपका कहना आशुतोष है जी कि चिल्ला रहे थे, तो आपका सुनिए, कहना है कि इस तरीके से आंदोलन करना ही नहीं चाहिए? नहीं, 10 तो आपका सेकंड और कहना है कि दीजिएगा। आंदोलन करना ही नहीं ना, चाहिए किसी भी तरीके से? नहीं, आंदोलन तो अधिकार है जी, आंदोलन तो अधिकार है। आंदोलन में किसी को कोई मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन अभी आशुतोष जी ने किसानों की याद दिलाई, तो मैं इनको कहना चाहता हूं, कर्नाटक के अंदर बिदादी के अंदर इस समय में जो 450 दिन से ज्यादा हो गए, वहां पर किसान जो है पेड़ों से चिपके हुए हैं कि अपने पेड़ नहीं कटने देना चाहते, अपनी उपजाऊ जमीन को वो लैंड डेवलपमेंट के लिए नहीं देना चाहते। उस पर भी कुछ बोल लो भैया, या मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू तू। ए वन साइडेड जो पॉलिटिक्स आप लोग चला रहे हैं, यही बताती है कि आपकी जो सारी कार्य है, धरना है, प्रदर्शन है, वो राजनीति से प्रेरित है। एक बात और, जो इसका राजनीति से प्रेरित है आशुतोष, और इसीलिए सरकार उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। कुल मिलाकर जो सारे लबोलुबाब इसका यही निकलता है, ये कहने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्यों नहीं बात करती, क्योंकि या तो वहां पर विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ राजनीति से प्रेरित है। उसके बाद प्रियंका का आशुतोष, आपके पैनल में 4 राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये 3 राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरीके से तटस्थ हैं। ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की तारीफ नहीं करते, ये हमेशा राहुल गांधी की तारीफ करते। ये तटस्थता है इन लोगों की, ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग तटस्थ नहीं हैं। और ये लोग जो आरएसएस के शाखा से निकले हुए लोग हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तटस्थ नहीं हैं। जो सुबह से शाम तक देवकांत बरुआ बने हुए हैं, सुबह से शाम तक श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। मतलब एक हंसी आती इन सब चीजों को लेकर। देखिए साहिल, एक बात समझिए इस बारे में, यह सरकार अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जैसे जंतर मंतर पर अन्ना हजारे से संपर्क किया गया, जैसे रामदेव से संपर्क किया गया, और रामदेव इतने डरपोक आदमी साबित हुए कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग खड़े हुए। अन्ना हजारे तो नहीं भागे, अरविंद केजरीवाल तो नहीं भागे, प्रशांत भूषण तो नहीं भागे। रामदेव क्यों भागे? कपड़े बदल के, महिला का वस्त्र पहन के, क्योंकि वो डरपोक लोग। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि अगर ये आंदोलन में विपक्ष के नेता नहीं जाते तो उसको राजनीतिक रंग नहीं मिलता और सरकार शायद उनसे बातचीत कर लेती। जिस तरीके से संगीत रागी कह रहे हैं, सूर्या मैथिल कह रहे हैं, रोहित सिंह कह रहे हैं, उनका एनालिसिस है कि अगर विपक्ष के नेता नहीं दिखते तो शायद बातचीत होती। यही कहने की कोशिश है। साहिल, आपको इस बारे में यकीन है? अगर मैं फिर कह रहा हूं, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सोनम वांगचुक से संपर्क करती? आज आपके चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं है, और बीजेपी की जगह पे ये डमी प्रवक्ता क्यों बैठे हुए हैं 3-3? क्यों नहीं बीजेपी के लोग आके यहाँ पे जवाब देते? क्यों नहीं आरएसएस के लोग आके जवाब देते? भी कोई प्रवक्ता नहीं है, आम आदमी पार्टी के क्यों नहीं होते? सरकार पार्टी के लोगों ने मैं आप पे किया है। सूर्या जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, ये गलत बात है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सभ्यता से बात करें। ये आप बताइए ना, कांग्रेस का प्रवक्ता है इस डिबेट में, आप बताइए। मैं सूर्या मैथिल जी, साहिल, पहली बात तो सूर्या मैथिल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता है। संगीत रागी को स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से क्या रिश्ता है।
रोहित सिंह को स्पष्ट करना चाहिए उनका आरएसएस से पहले क्या रिश्ता, फिर आपको आके वो स्पष्ट करना यहाँ बात चाहिए, करें। आपको ये ऐसे सब भाई लोग से क्या डमी रिश्ता है? डमी आरएसएस इनसे क्या बीजेपी रिश्ता के है लोग हैं आपका? और देश ये के गद्दारों से खामखा क्या अपने आप को रिश्ता है राजनीतिक आपका? विश्लेषक अगर कहते आप हैं। मेरा रिश्ता आरएसएस ये से इनकी चलिए। पोल खुलनी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत नहीं और करते हैं। बताइए, क्या परेशानी है? ठीक है, ठीक है, एक मिनट। प्रियंका कक्कड़ पहले आप, उसके बाद अनुराग भदौरिया। क्या राजनीतिक पार्टियों का उस मंच पर जाना यह राजनीतिक करार देता है जो आंदोलन वहां पर चल रहा था? क्योंकि आपको आमंत्रण देकर तो आपको बुलाया नहीं गया था, आप वहां पर गए, आपके पार्टी के नेता वहां पर गए, अनुराग भदौरिया आपके पार्टी के नेता भी वहां पर गए। तो क्या इसके वजह से सरकार को मौका मिला कि यह राजनीतिक प्रोटेस्ट चल रहा है? जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के समय भी हमने देखा था, पार्लियामेंट के भीतर लालू यादव कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए था। बट साहिल जी, आपने कभी भी इस सरकार को, इस इनसेंसिटिव सरकार को जनता के साथ खड़े हुए देखा? क्या आपने इनको जीडी अग्रवाल जी के साथ खड़े हुए देखा? क्या आपने स्टैन स्वामी के साथ खड़े हुए देखा? ये वो सरकार है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की 15 दिन इंसुलिन बंद कर दी और कोशिश की वो जेल के अंदर मर जाए। ये वैसी सरकार है, ये अब जो भी बहाने बनाते रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अरेस्ट को लेकर। इस बार एक दिनेश बेनीवाल बीजेपी का एक छुटभैया नेता पकड़ा गया था और उसने जब वो अरेस्ट हो रहा था उसने कहा मुझे क्यों पकड़ रहे हो, बड़े लोगों को पकड़ो। ये पूरी भाजपा कम पढ़े लिखों की पार्टी है जो गोडसे भक्त है, जो चला रहे हैं ये पेपर लीक का धंधा। इसलिए ये इस डिबेट से भी दूर है, इसलिए ये सोनम वांगचुक जी से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए ये कायर लोग। आपको याद है इनकी एंट्री कैसे हुई थी? इनकी एंट्री हुई थी व्यापम स्कैम से। व्यापम स्कैम की एसआईटी रिपोर्ट में क्या आया था साहिल जी, मैं याद दिलाती हूं आपको कि सीएम इन्वॉल्व है पेपर लीक में। आपको याद है कि शायद मेरे ख्याल से आज तक का भी एक प्रवक्ता था जिसकी डेथ हुई थी उस व्यापम स्कैम में। उसमें क्या क्या आया था कि गवर्नर इन्वॉल्व है पेपर लीक में, गवर्नर का बेटा इन्वॉल्व है पेपर लीक में, सीएम इन्वॉल्व है पेपर लीक में। उन्होंने 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने क्या किया, इस सिस्टम को और इवॉल्व कर लिया। अब छोटे छोटे प्यादे होते हैं, वो उनका नाम आता है और वो छोटे प्यादे जब पकड़े जाते हैं वो कहते हैं बड़े चोरों को पकड़ो, कोई पकड़ा नहीं। आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। देखिए 2011 की आपको वो नहीं, एक मिनट प्रियंका एक मिनट, आप आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, इसके लिए आपको सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 2011 के आंदोलन में जिसका जिक्र संगीत रागी भी कर रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे रामलीला मैदान पर, वाटर कैनन वहां पर लगाए गए थे। तो सरकार हमेशा आंदोलन दबाने की कोशिश करती है, बात तो पहले से लोग उस पर सवाल उठाते आए हैं, पहली बार तो नहीं है इस पूरे मामले पर, अगर आपका यह आरोप है तो। देखिए सोनम वांगचुक जी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, he is an educationist, he is a reformist, he is somebody, he is a person with scientific temper, we all look up to him. उन्होंने एक प्रॉपर मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फ्रॉम कांग्रेस। मैं इसका भी जवाब देती हूँ आपको, आप थोड़ा और पढ़ेंगे, आप थोड़ा और पढ़ेंगे, सुनिए ना, सुनिए ना, के नेता के मैं बेटे हैं, आप पहले हिंदी में बात कर लीजिए, आपकी अंग्रेजी खराब है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी में बात कर लीजिए, मुझे हिंदी समझ आती है। सुनिए तो उन्होंने अपने आईआईएम के इंटरव्यू के टाइम अपने पिताजी का नाम तक छुपाया और कहा कि मेरे पिताजी फार्मर है ताकि किसी को पता ना चले। वो जो भी है अपने बलबूते पे है, आपकी तरह आपकी पार्टी के नेपोटिज्म की वजह से लोग नहीं भरे हुए जगह। अगर आपको सिर्फ लोगों को बदनाम करना होता है, आपके यहाँ पर एक कांग्रेस के मंत्री का बेटा आपको पसंद आएगा ही आएगा क्योंकि आपके गठबंधन का सर, आप चंपत राय की पूजा कीजिए, जाइए। अरे भैया, आप चंपत राय को ले आए, अब जवाब नहीं है आपके पास कि ये कांग्रेस के मिनिस्टर के बेटे को आप इतना प्यार क्यों कर रही है? आप चोरों की भक्ति करते हैं, मिनिस्टर को बेटे को आप इतना प्यार कर रही है। आपने धन्यवाद नहीं किया प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने इतना बड़ा एक आप जाके मिलने बनाया पेपर लीक मामले पे चंपत राय के आपने खुद बैठा लिया। दीप के बात करनी है आपको। दिनेश बेनीवाल ने क्या कहा? दिनेश बेनीवाल कह रहा है ठीक है, जरा अनुराग भदौरिया जरा प्लीज दोनों को शांत करिए। प्रियंका जी दोबारा आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, जो सवाल पूछा गया था, राजनीतिक पार्टी के नेता उस मंच पर नहीं दिखाई देते, तो इससे पूरे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाता जो आरोप बार बार यहां पर पैनल में कुछ लोग लगा रहे हैं? देखिए, राजनीति कहीं यूनिवर्स में तो होती नहीं है, हवा में होती है कहीं क्या? जमीन पे जनता के भले के लिए होती है ना। हम लोग राजनीति करते हैं किसके साथ करते हैं? जनता के साथ ही करते हैं ना। हमारे आपके बच्चे तो गए ना, जो जिन बच्चों की मौतें हुई हैं नीट के पर्चा लीक में, जिन बच्चों की मौतें हुई, हमारे आपके बच्चे हैं ना, इसी समाज के बच्चे हैं ना। अगर उनका दर्द तकलीफ
या जो लोग वहां मंच पे बैठे हैं, जो छात्र हमारे आपके घर के हैं ना, तो हम राजनीति कर क्यों रहे हैं? हम उनके अधिकार की अगर बात नहीं उठाएंगे, उनके मंच पे जाके उनकी तकलीफ को अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तो हम क्यों राजनीति कर रहे हैं भाई? हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज के अंदर में कोई पीड़ित है, अगर परेशान है, तो हमें उसके साथ जाके खड़ा होना है, उसकी आवाज बनना है, उसको न्याय दिलाना है। यही तो हमारा काम है ना। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां जाके पूछना कि भाई आपने ही हो, अपने ही हिंदुस्तानी हो, अपना ही खून हो, आप इतने दर्द में हो, इतने दिन से उपवास में बैठे हो, आपकी जान जा सकती है, आपको क्या तकलीफ है, आइए हम मिल बैठ के इसके समस्या का समाधान करते हैं। आप नहीं जाओगे तो हम जाएं, हमारी तो जिम्मेदारी बनती है, हम तो जाएंगे, क्योंकि हम उनको अपना समझते हैं, हमारे भारतीय हैं, और भारतीय अगर कोई तकलीफ में है, दर्द में है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसके साथ आवाज मिलाना। अगर इसको आप राजनीति समझते हो तो राजनीति समझिए आप इसको। अगर अधिकार की किसी को अधिकार दिलाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, गांधीवाद तरीके से अगर इसको आप सरकार राजनीति कहती है तो उसको राजनीति समझ लीजिए आप। यहां इस तरह से आपको हर चीज में राजनीति मिल जाएगी। जब यहां किसान बैठेगा, किसान की मौतें हो जाए और हम उनके साथ खड़े नहीं हो, चढ़ावा चोरी हो जाए और हम उसकी आवाज ना उठाएं, बच्चों की यहां पे आत्महत्या कर लें, हम उसकी आवाज ना उठाएं, तो हम किस लिए इस समाज के अंदर में, क्यों हम इस समाज के अंदर में क्यों राजनीति कर रहे हैं समाज के अंदर में? जब समाज की हम आवाज ही नहीं उठा सकते, हम समाज की आवाज उठाते हैं। समाज में कोई व्यक्ति कहीं भी, अगर प्रभु राम की चोरी हुई है तो आवाज उठाई, अगर किसान परेशान था तो आवाज उठाई, अगर महिलाओं ने आत्मा यहां पे जिस तरह उनके साथ अन्याय हुआ तो हमने आवाज उठाई, अगर बच्चे परेशान, उनका पर्चा लीक हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, बच्चे आत्महत्या करेंगे, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम आवाज उठाएंगे। सोनम वांगचुक जी अगर वहां उपवास में बैठे हैं, उनकी जान खतरे में, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमने अगर आवाज उठाई तब तो जगेगी ना सरकार। ये सरकार क्या इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि इसको आवाज सुनाई दे देती है? अपने हिंदुस्तानी क्या तरीका है? ये अपने हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, ये हमारा आपका खून है, ये साहिल हमारा एक आपका तरफा खून है, डिबेट और हम क्यों अपने करवा खून की रहे हैं? आवाज नहीं सुन रहे हैं। इस साहिल हम आपका अंधे बहरे हो एजेंडा है चुके हैं, क्या? हमें सत्ता के सामने कोई साहिल कुछ आपका दिखाई नहीं दे रहा है, एजेंडा सिर्फ है क्या सत्ता डिबेट दिखाई का? पड़ रही है, सिर्फ सत्ता दिखाई पड़ रहा है। रोहित सिंह, अगर मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है? बीजेपी का प्रवक्ता को आने की, बताने की कि सरकार की क्या मंशा है। संगीत रागी, रोहित सिंह को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं? यादव कहाँ हैं? यूरोप में घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ, राहुल गांधी के साथ। कहाँ अखिलेश यादव? यूरोप में घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव यूरोप में है, राहुल गांधी विदेश में है, तीनों मिलकर आइलैंड खोज रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 प्रदेश बनाकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें विपक्ष के लोग। नरेंद्र मोदी जनता के साथ हैं, जन सरोकार की नीतियों पर देश की लोकप्रिय सरकार जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। विपक्ष के देश तोड़ो एजेंडा को देश का नौजवान सफल नहीं होने देगा। समाजवादी पार्टी झूठी, कांग्रेस पार्टी झूठी, राष्ट्रीय जनता दल करप्ट, करप्शन और झूठे लोगों को देश की जनता अलाउ नहीं करेगी। दोनों को शांत करिएगा प्लीज, दोनों को शांत करिए। संगीत रागी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ कमेंट किया, जरा बताइए एक बार फिर क्या बोला आपने? मैंने आपको ये कहा कि आप एजेंडा चला रहे हैं क्या? लगातार आप अनुराग भदौरिया का भाषण सुनवा रहे हैं। बातचीत करना एजेंडा होता है, बाकी किसी और को आप बोलने के लिए नहीं दे रहे हैं। आपका भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। नहीं, एजेंडा ही चला रहे हैं। आपका भाषण सुना तब एजेंडा नहीं था। चला रहे हैं आपने तो पूरा का पूरा, आपने 10 मिनट तक जो भाषण दिया वो एजेंडा नहीं था। नहीं, जब एक मतलब आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। नहीं, आपके कहने पर ताली बजाओ तो एजेंडा नहीं है। एजेंडा ही चला रहे हैं। एजेंडा का आरोप मत लगाइएगा। आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ, आपकी वाहवाही करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। और व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा, व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी मत करिएगा। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था, आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था और शुरुआत आपसे की गई थी। कृपया करके आप बिल्कुल इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए और प्रोफेसर यहाँ पर रह के दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, आपका एजेंडा नहीं चलेगा, आपका एजेंडा नहीं चलेगा। संगीत रागी जी, आपका एजेंडा नहीं चलेगा, आपको भाषण करने नहीं दिया जाएगा। सवाल उनको भी पूछा गया था, आपको भी सवाल पूछा जाएगा। कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा, कृपया करके टिप्पणी मत करिएगा। सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा, बिल्कुल सर्टिफिकेट बांटने का काम मत करिएगा। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ पर। एक व्यक्ति को यदि 3 आप एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं, आप एजेंडा चला रहे हैं। सर्टिफिकेट बांट, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी को, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की किसी को। लेकिन मैं आपको जरूर ये बोलूंगा, यही होता है आशुतोष, भाई आप एक व्यक्ति से यही होता है आशुतोष, यही होता है हमेशा। भी नहीं बोलने का मौका ये सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ये खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि किसको क्या करना चाहिए। सवाल आप लिख कर दीजिए, फिर आप सवाल लिख कर दीजिए,
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप सवाल एंकर कर के दीजिए, नाते फिर कम आप से कम कहेंगे कि इतनी आपकी वाहवाही honesty और करेंगे, ईमानदारी तभी ये चलेगा दिखानी क्या? चाहिए कि एक व्यक्ति के पास आप 4 आप बार ईमानदारी जाते से बात करिएगा, कितनी दिखानी ईमानदारी चाहिए से बात ईमानदारी करिएगा, आपको। आप ईमानदारी से बात करिएगा। आप ईमानदारी नहीं ये कोई दिखा रहे हैं, दूसरे इसलिए चैनल तो के बोल लोग रहा नहीं हूं। है जहां पर आपके एक मर्जी से बार यहां पर एक- चलेगी डिबेट। नहीं, मैं कोई नहीं अच्छा। बता रहा हूं। एक व्यक्ति के साहिल। पास यदि 4 बार आप जाएंगे, साहिल, और देखिए। एक व्यक्ति के पास एक बार आशुतोष की आवाज नहीं आ रही। यहां भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा इसमें। क्यों सरकार ने सोनम वांगचुक से संपर्क क्यों नहीं किया? असल सवाल इस बात को लेकर यह है। कोई यूरोप की बात कर रहा है, कोई यहां की बात कर रहा है, कोई वहां की बात कर रहा है। ये पूरे मुद्दे को जो है वो डिरेल करना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि जब छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं, एक जवाबदेह ईमानदार सरकार की जरूरत थी जो जाके सोनम वांगचुक से बात करता, छात्रों से बात करता और एक इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर को सैक करता। लेकिन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर बने हुए हैं और यहां पे आके ये सारे लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न प्रवक्ता हैं, वो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके द्वारा डिक्टेट नहीं होना चाहते हैं। यह दिक्कत है उनके साथ। अगर आप उनका एजेंडा चलाने लगेंगे तो ये आपकी तारीफ करने लगेंगे। ये तो असल सवाल यह कि सोनम वांगचुक से सरकार ने संपर्क क्यों नहीं किया इस 20 दिन के अंदर? अगर लोकतांत्रिक सरकार होती तो जरूर संपर्क। संगीत रागी जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए संगीत रागी। ये वो पत्रकार बोल रहे हैं, ईमानदार पत्रकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए टेप एयर नहीं करते हैं। ये ऐसे नैतिक पत्रकार हैं। दूसरी बार मैं बार बार ये कह रहा हूं, आशुतोष ने मेरा नाम लेकर के बोला, कांग्रेस पार्टी का भी तो प्रवक्ता यहां पर नहीं है, तो क्या वो अकाउंटेबल नहीं है? तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उस मनमोहन सिंह तो कोयला मंत्री का भी काम देख रहे थे। कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगे थे क्या आशुतोष? नहीं मांगा था। उसी शीला दीक्षित जिसके खिलाफ तुम काम करते थे, सड़कों पर उतर करके आए थे, उसी शीला दीक्षित के सहारे सरकार बना रहे थे। कौन सी ईमानदारी थी तुम्हारी जब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता से भी बड़े बन करके प्रवक्ता के तौर पर यहां आते हैं। आज आप कहते हैं कि भारत की सरकार जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है। वो बात, अरे सोनम वांगचुक जिसके बारे में बहुत पहले से बात तय है कि वो आदमी बात करने के लिए आता क्या? जो व्यक्ति पहले से यहां हठ धार्मिकता के साथ आया हो कि हम आंदोलन करने के लिए आता है, उससे बात करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अच्छा किया भारत सरकार ने बात नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा ही बात करने की नहीं थी। यदि बात करने की मंशा होती, जब तो शुरुआत में प्रतिवेदन पूछा देते गया कि भाई तब ये संगीत मुद्दा रागी पर घुमा है। रहे थे। और एक बात तब संगीत रागी घुमा रहे थे। आप जाके बोल रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अब रंगे हाथों पकड़े बात गए करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। साहिल आप कह रहे हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं थी। साहिल एक बात और कार सेवक पर, निहत्थे कार सेवक पर गोलियां चलाने वाला पार्टी, हत्यारी पार्टी कहती है कि निर्दोषों पर निर्दोष को ऐसे क्यों? हिंसक आंदोलन तो नहीं था। जो राजनाथ जी जब शिक्षा मंत्री थे, 10 तो सेकंड। उस समय उन्होंने एक कठोर बिल लाया था। अनुराग जी की आवाज नहीं आ रही है। किसके लिए? कॉपी करने के खिलाफ। साहिल, 10 सेकंड। मुलायम सिंह ने 10 कहा सेकंड। बच्चे हैं, कॉपी कराइए नहीं यार। कर सकते। बेशर्म साहिल। को शर्म नहीं आती है नैतिकता की बात साहिल। करते हुए। साहिल, एक मिनट, 10 इंपॉर्टेंट सेकंड बात अनुराग क्या है? भदौरिया कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर आशुतोष आपके पास आता झूठा हूं। आरोप लगा रहे हैं। जी अनुराग भदौरिया 10 सेकंड। देखिए 10 सेकंड। ये वो उनका लोग हैं एजेंडा जो अभी हो प्रभु गया है, राम के अभी आप चढ़ावा जवाब में दीजिए। चोरी में हम पकड़ा किसने? समाजवादियों ने। हम थे। सनातनी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे इन्होंने भाई, बोला उस समय कि तुम प्रभु बहुत राम के बच्चे मंदिर की थे। बात की। प्रभु राम के उस मंदिर में समय चढ़ावा तुम चोरी बहुत हुआ तो छोटे पकड़ा बच्चे थे। समाजवादियों ने, तुम क्योंकि अभी हम जवान सनातनी हुए है, हो। पकड़ लिया वहां पे। आप फर्जी थे, वहां चढ़ावा चोरी हो रहा था, तब तो नहीं भारतीय जनता पार्टी पकड़ पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दोनों जगह, ट्रस्ट में भी उनके अपने सहयोगी थे, क्यों नहीं आपने पकड़ा? और आप यहाँ कार सेवक की बात करते हो। निपेंद्र मिश्रा जी ने क्या बोला था कि निपेंद्र मिश्रा जी ने साफ साफ बोला है कि वहां पे मुख्यमंत्री जी के चलाने बोलने से, आदेश से नहीं गोली चली है, गोली चली है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप निपेंद्र मिश्रा जी को तो आपने वहां निर्माण समिति का अध्यक्ष बना रखा है। हो गया। डिबेट आज राम मंदिर की नहीं है। डिबेट आज बाबरी मस्जिद वाली नहीं है। जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक वहां पर अनशन के लिए बैठे थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया है, जिनकी तारीफ की गई थी एक वक्त पे, और सरकार द्वारा ही तारीफ की गई थी। संगीत रागी को शायद वो याद होगा, याद नहीं होगा तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, लेकिन तब तारीफ की गई थी उनकी।
आज उन्हीं के अनशन के प्रोटेस्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ नहीं पर। नहीं, आशुतोष जी, आखिर में 30 सेकंड है मेरे पास, आप कुछ सर्च कहना करने की चाहें? जरूरत नहीं पड़ती। बट साहिल, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बाबर ने तो राम मंदिर को लूटा था, अब राम भक्त होने का जो स्वांग रच रहे उन्होंने राम मंदिर को लूट लिया है। इनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? हाँ। बाबर ने लूटा, उसके बाद जो चंपत राय जैसे लोग थे, जो प्रसन्न थे, इन राम भक्तों ने लूटा। तिरुपति बालाजी पे लूटा या आवाज नहीं लूटा? निकली आपकी? लूटा या नहीं अरे लूटा? राम मंदिर पे अरे तो रोम SIT गठित रोम हुई वाले है, इस देश को SIT कितना का लूट रहे हैं। कार्रवाई चल रही है। इनकी बातें में क्या करते हैं? ये तो 2 साल राम मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए ये लोग। 2 साल राम मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए, वहां सोमवार लूटने से पहुंच गए। मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर पर एक्शन बढ़ रहा है और इसी बात को लेकर यहां पर चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि आज अनशन को लेकर एक्शन हुआ है। अब एक नया अनशन वहां पर शुरू हुआ है, उस बात को लेकर भी क्या एक्शन होता है उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। सोनम वांगचुक फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में है, लेकिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है।